स्वास्थ्य पर्यटन स्वास्थ्य संवर्धन पर्यटन किसे कहते हैं? तो विकसित देशों के मध्यम व निम्न आय वर्ग के विकसित तथा अविकसित देश के व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी उपचार व निरीक्षण के लिए विकासशील देशों जहां तुलनात्मक रूप से खर्च कम आता है जाते हैं, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देता है, जैसे भारत में योग, ध्यान, शल्य चिकित्सा आदि। फिर उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। तो किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना, जोखिम उठाना उद्यमिता कहलाता है। नवाचार, सृजनात्मकता, जोखिम वहन करना, अवसर खोजना आदि इसकी विशेषताएं हैं। फिर समूह व्यवहार के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो समूह का नेतृत्व यानी संगठन की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक गतिविधियां। फिर संगठितता, सदस्यों का परस्पर सहयोगी व संगठित रहना। समूह के मानक यानी व्यवहार निर्धारित परंपरा, प्रथा, नियमानुसार हो। फिर सदस्य अभिप्रेरणा। फिर व्यक्तिगत भूमिका, व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्य प्राप्ति में सहयोगी हो। वातावरणीय कारक और कारक कार्य। फिर निर्वाध नेतृत्व शैली से क्या आशय है? तो अन्य नाम है मुक्त या स्वतंत्र नेतृत्व शैली। इसके तहत नेता अपने अधिकार व सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण अपने अधीनस्थों में कर देता है तथा अधीनस्थ निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। इसमें नेता शक्ति व सत्ता से विमुख होता है रहता है। इससे अधीनस्थों का कार्य संतुष्टि, विकास के अवसर व क्षमता का पूर्ण उपयोग आदि लाभ होते हैं। फिर टीम निर्माण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो सामूहिक रूप से कार्य करना इसका लक्ष्य होता है। लक्ष्य है। फिर सदस्यों के मध्य सकारात्मक सहक्रिया होती है। टीम में सदस्यों की संख्या कम होती है। सदस्यों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। सदस्यों में पारस्परिक विश्वास व अंतर्निर्भरता होती है। फिर समय प्रबंधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा समय का प्रभावी व उत्पादक उपयोग करना समय प्रबंधन कहलाता है। प्रक्रिया, लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना, कार्य की प्राथमिकता निर्धारण करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए समय सीमा निर्धारण करना, लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों को संगठित करना, सामान्य व दैनिक प्रकृति के कार्यों का अधीनस्थों को प्रत्योजन करना, अतिरिक्त कार्य को कम करना, अनावश्यक तनाव व दबाव को कम या दूर करना। फिर है कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? उल्लेख कीजिए। तो निर्णय त्रुटियाँ, उच्च अधिकारी द्वारा निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में त्रुटि करना। फिर हेलो इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर किसी को जज करना। फिर है रेटर प्रभाव, इसमें उच्च अधिकारी द्वारा जन्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कौन से में? रेटर प्रभाव में। फिर है उदारता प्रभाव, कुछ प्रबंधकों द्वारा बहुत अधिक उदार होना, सभी कर्मचारियों का औसत से ऊपर मूल्यांकन करना। फिर स्टीरियोटाइपिंग, किसी विशेष कर्मचारी की जाति, लिंग आदि के प्रति अपनी पूर्व निर्धारित मानसिकता से निर्णय लेने की प्रवृत्ति। तो ये हो गए, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर अगले में चलते हैं अपन। तो राइट इशू से क्या तात्पर्य है? किसी कंपनी के पुराने हो जाने पर उसके द्वारा कुछ नए शेयर जारी किए जाते हैं तथा शेयर सिर्फ मौजूदा शेयरधारकों को ही जारी किए जाते हैं। यह व्यवस्था राइट इशू कहलाती है। अर्थात यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती है। फिर संधारणीय विपणन से आप क्या समझते हैं? तो विपणन का वह प्रकार जो ऐसे उत्पादों व सेवाओं के निर्माण से संबंधित है जो आसपास के वातावरण, सामाजिक पहलू का सम्मान करते हैं, अर्थात उत्पादों, सेवाओं व विचारों के निर्माण को बढ़ावा देना, जो जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार के साथ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर 4 तत्व कौन से हैं? उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। किसके? विपणन मिश्रण के। फिर ई-विपणन ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो ई-विपणन ने समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यथा अच्छी व सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध करवाना, परिवहन व प्रदूषण की समस्या कम करके और उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करना, रोज़गार के अवसरों का सृजन करना। हालाँकि ई-विपणन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे गोपनीयता का ह्रास, धोखाधड़ी, अनुचित विज्ञापन आदि ने। तो नेतृत्व के गुणमूलक विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो यह नेतृत्व की परंपरागत विचारधारा है जिसकी मान्यता है कि नेता वही होगा जिसमें विशिष्ट गुण होंगे। इन विशिष्ट गुणों का व्यवस्थित अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। यह विचारधारा गुणों को नेतृत्व का केंद्र बिंदु मानती है। फिर उन साधनों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा मानवीय अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यह नवीन सूचनाएं उपलब्ध करवाकर, उत्पीड़न व भय द्वारा, मतभेद निवारण द्वारा और समस्या समाधान में भागीदारी प्रदान करके। फिर अभिप्रेरणा वृद्धि में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वि-घटिका सिद्धांत के आरोग्य घटक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग
के द्विघटीय सिद्धांत का आरोग्य घटक व्यक्ति के कार्यों के बाध्यकारी वातावरण से संबंधित है, जो व्यक्ति की असंतुष्टि कम कर कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इस कारकों में मुख्यतः नीतियां व प्रबंधन, पर्यवेक्षण, कार्य दशाएं, वेतन, स्थिति, सुरक्षा, अंतर वैयक्तिक संबंध आदि शामिल हैं। भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार स्टार्टअप से क्या अभिप्राय है? तो भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार स्टार्टअप का अभिप्राय निम्न है। भारत सरकार के अधीन पंजीकृत एक इकाई 5 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो और किसी भी वर्ष आय 25 करोड़ से अधिक ना हो। नवाचार की दिशा में कार्य करना। फिर बैंक अधिवर्ष क्या है? तो बैंक द्वारा अपने चुनिंदा ग्राहकों और उनके खातों में उपलब्ध राशि से अधिक धनराशि निकालने का दिया जाने वाला विकल्प बैंक अधिवर्ष कहलाता है, यानी ड्राफ्ट। फिर धन अधिकतमकरण क्या है और लाभ के धन अधिकतमकरण से किस प्रकार भिन्न है? तो धन का अधिकतमकरण लाभ के धन अधिकतमकरण से किस प्रकार भिन्न है? लाभों के अधिकतमकरण में अल्पकालीन लाभों, वर्तमान लाभों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि धन के अधिकतमकरण की में कुशल व्यापारिक नीतियों व बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ दीर्घकाल में अंशधारियों का धन संपदा बढ़ाने पर बल दिया जाता है, अर्थात अंशधारियों के वर्तमान लाभांश को अधिक करने के साथ स्थान पर दीर्घकाल में प्रति अंश बाजार मूल्य बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। फिर किसी वस्तु या सेवा के मूल्य निर्धारण के तत्वों की टिप्पणी कीजिए। तो मूल्य का उद्देश्य क्या है? अधिक मूल्य के लिए उच्च मूल्य, अधिक बिक्री के लिए कम मूल्य रखा जाता है। फिर लागत मूल्य, उत्पाद की लागत के अनुसार मूल्य निर्धारण। फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके, तो प्रतिस्पर्धा अधिक होने पर मूल्य कम और प्रतिस्पर्धा कम होने पर मूल्य अधिक। फिर उपभोक्ताओं की मांग व उपयोगिता, यदि उत्पाद की मांग व उपयोगिता अधिक है तो मूल्य अधिक होता है और मांग व उपयोगिता कम है तो मूल्य कम। फिर सरकार व कानूनी नियम क्या है? तो इनके तहत आवश्यक वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं रखा जाता। फिर प्रोडक्ट लाइफ, उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद को बाजार में पेश किए जाने से लेकर उसे बाजार से हटा देने की प्रक्रिया है। तो इसका उल्लेख कीजिए चरणों का। तो ये है, इसमें निम्न गतिविधियां शामिल है। पहला, उत्पाद का बाजार परिचय। इस चरण में लागत अधिक व पैसा कम कमाया जाता है। मांग उत्पन्न करने व उत्पाद की ब्रांडिंग करने पर ध्यान दिया जाता है। फिर वृद्धि, इस चरण में बाजार में उत्पाद की प्राथमिकता व हिस्सेदारी बढ़ाने पर बल दिया जाता है। उत्पाद की नए प्रतिद्वंदियों प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे उत्पाद की कीमत तो कम होती है किंतु व्यवसाय को लाभप्रदता बढ़ती है। फिर परिपक्वता, तो बाजार में उत्पाद की हिस्सेदारी अधिकतम स्तर तक पहुंच जाती है। कंपनी उत्पाद से संबंधित सुविधाओं में वृद्धि करती है तथा उत्पाद का मूल्य कम रखती है। इससे बिक्री अधिकतम स्तर तक पहुंच जाती है। फिर गिरावट, तो बिक्री व लाभ कम होने लगते हैं, अतः कंपनी को उत्पाद में बड़े बदलाव करने होते हैं, उत्पाद व छूट व अन्य ऑफर देने होते हैं। फिर व्यवसाय की नैतिकता के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से दृढ़तापूर्वक नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। फिर सामान्य कोड का प्रकाशन, नैतिक मानदंडों को लिखित में उल्लिखित करना, जैसे ईमानदारी, कानून का पालन, उत्पादन की गुणवत्ता। फिर अनुपालन तंत्र की स्थापना, वास्तविक निर्णय कार्य फर्म के नैतिक मानकों के अनुसार है या नहीं, इसकी सुनिश्चितता के लिए एक तंत्र इसकी स्थापना की जानी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए। व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। फिर परिणामों का मापन, तो परिणामों को नैतिक मानकों से मापा जाना चाहिए। टीम निर्माण प्रक्रिया के संपूर्ण चक्र को रेखांकित कीजिए। तो इसमें परिभाषित उद्देश्य, टीम गठन के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। फिर टीम के योग्य व कुशल सदस्यों का चयन करना, कार्यवाहियों या गतिविधियों का प्रारूप निर्धारण करना ताकि लक्ष्य प्राप्ति हेतु सदस्यों की भूमिका का निर्धारण हो सके, सदस्यों के व्यक्तिगत सामर्थ्य की पहचान करना ताकि सामर्थ्य अनुसार कार्य सौंपा जा सके, सदस्य को प्रशिक्षित करना ताकि कौशल व क्षमता का विकास किया जा सके, टीम के प्रयासों का पर्यवेक्षण करना ताकि मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके, टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करना ताकि कार्यों के परिणामों का उद्देश्य से मिलान कर उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिर आइजन हाइवर की टाइम मैट्रिक्स साइकिल पर लघु उल्लेख लिखिए। तो यह साइकिल एक समय प्रबंध उपकरण है। इसका उपयोग कार्यों की उनकी आवश्यकता व महत्वता के आधार पर प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। तो महत्वपूर्ण व आवश्यक कार्य, वे कार्य शामिल जो तुरंत किए जाने चाहिए, जैसे आपदा व प्रोजेक्ट से संबंधित बैठक, मनी ट्रांसफर, परीक्षा की तैयारी आदि। फिर महत्वपूर्ण किंतु आवश्यक नहीं,
वे कार्य शामिल है जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन तुरंत किए जाने की आवश्यकता नहीं, जैसे दोस्तों के साथ मीटिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, हेयर कट आदि। फिर आवश्यक किंतु महत्वपूर्ण नहीं। वे कार्य जिन्हें तात्कालिक रूप से किया जाना आवश्यक है लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं है। इन कार्यों का प्रत्योजन किया जा सकता है, जैसे किराने से सामान लाना, कुछ बैठकें, फोन कॉल आदि। फिर ना तो महत्वपूर्ण ना ही आवश्यक वे कार्य जिन्हें टाला जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग, टीवी व फिल्में देखना, दोस्तों के साथ गपशप करना। फिर उद्यमिता की विशेषताओं पर विस्तृत एक लिखिए। तो निम्न विशेषताएं पाई जाती है, तो नवाचार, फिर सृजनात्मक क्रिया, जोखिम वहन करना, अवसर खोजने की प्रक्रिया, सिद्धांतों के आधार पर न कि अंतर्ज्ञान पर कार्य, फिर स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व प्रदान करना, नवीन उपक्रमों की स्थापना व संचालन, उच्च उपलब्धि या आशंका का परिणाम। उद्यमिता एक पेशेवर प्रक्रिया व व्यवहार है। फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी आदि में बदलाव का परिणाम। यह सभी व्यवसायों व क्रियाओं में सहायक। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं, जैसे परंपरागत उद्यमिता, नवीन उद्यमिता, विकेंद्रित। फिर पर्यटन प्रबंध के प्रमुख घटकों का टिप्पणी कीजिए। तो पर्यटन प्रबंध के लिए आवश्यक सेवाओं की कार्यकुशल पर्यटक के लिए आवश्यक सेवाओं की कार्यकुशलता व प्रभावीशीलता की सुनिश्चितता के लिए पर्यटन प्रबंध आवश्यक है, जिसके प्रमुख घटक निम्न है। परिवहन, पर्यटक की यात्रा सुगम बनाने हेतु स्थल व आकर्षक स्थल का आकर्षक तो आकर्षक स्थल की सूचना, पर्यटक तक पहुंचाना, आवास तथा होटल, पर्यटक को आराम व विश्राम के लिए आवश्यक अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाना, मनोरंजन की विविधता एवं रेस्टोरेंट, तो मन बहलाने, मौज मस्ती करने आदि के लिए रेस्टोरेंट, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब आदि उपलब्ध करवाना। फिर वित्त व्यवस्था, आसान मासिक किस्तों पर वित्त व्यवस्था करना। फिर वीजा नियम, सरलता से वीजा उपलब्ध करवाना। ट्रैवल एजेंसियों व टूर ऑपरेटर, पर्यटकों को बाहर जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करवाना। सुरक्षा, तो पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण व उपलब्ध करवाना, पर्यटक पुलिस थाने आदि। कर्मचारी विकास व कर्मचारी प्रशिक्षण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो कर्मचारी प्रशिक्षण अल्पकालिक प्रकृति का होता है, कर्मचारी विकास दीर्घकालिक। कर्मचारी प्रशिक्षण संकुचित क्षेत्र है और कर्मचारी विकास व्यापक। कर्मचारी प्रशिक्षण में तकनीकी कौशल संबंधित हो सकता है या फिर वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर कौशल व क्षमता का विकास। पर कर्मचारी विकास में कौशल विकास के साथ मानव विकास से संबंधित है, वर्तमान व भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व का विकास करना। फिर शैक्षणिक प्रबंध क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों का कार्यकुशलता व प्रभावशीलता से उपयोग करना शैक्षिक प्रबंध कहलाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है: विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुकूलन वातावरण उपलब्ध करवाना, शिक्षकों को वृद्धि व विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना, गुणात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाना, शिक्षकों के सम्मेलन, गोष्ठी व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाना, विद्यार्थी व समाज केंद्रित शिक्षण योजना तैयार करना, अध्यापकों की कार्यक्षमता व व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करना। फिर औपचारिक समूह व अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक समूह उद्भव, सचेतन, जानबूझकर गठन किया जाता है। अनौपचारिक स्वतः स्वाभाविक रूप से गठित होते हैं। फिर औपचारिक समूह कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से गठित होते हैं। अनौपचारिक समूह मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित होते हैं। फिर औपचारिक समूह ये आकार में विस्तृत होते हैं और अनौपचारिक आकार में छोटे होते हैं। औपचारिक का प्रकृति स्थायी होती है और अनौपचारिक की अस्थायी प्रकृति। औपचारिक पद सोपानीय व आदेश की एकता के अनुरूप सदस्यों के मध्य दोहरा संचार करता है, पर अनौपचारिक में किसी भी दिशा में हो सकता है, अर्थात ग्रेपवाइन पैटर्न होता है। फिर औपचारिक समूह औपचारिक नेतृत्व होता है और अनौपचारिक में अनौपचारिक नेतृत्व होता है। औपचारिक समूह में पद स्थिति के आधार पर सत्ता होती है, अनौपचारिक में व्यक्ति की योग्यता व गुणों पर आधारित। फिर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके कार्यों पर लघु लेख लिखिए। तो 1988 में भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से गैर वैधानिक रूप से स्थापित इस संस्था को 1992 ईस्वी में सेबी एक्ट के माध्यम से वैधानिक रूप प्रदान किया गया। यह भारत में स्टॉक बाजार की विनियामक संस्था है। सेबी के कार्य: स्टॉक बाजार का विकास, निवेशकों के हित की रक्षा, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए अनुमति देना व उन पर नजर रखना। फिर स्टॉक बाजार के लिए नियम बनाना व लागू करवाना, ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, हेज फंड आदि को लाइसेंस देना। फिर डिपॉजिटरी संस्थान का नियमन और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। तो ये हो गए कौन से? मैनेजमेंट के। फिर अगला, तो प्रचालन तंत्र क्या है? इसके प्रमुख तत्वों के नाम बताइए।
तो माल, सेवाएं व सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उत्पत्ति वाले स्थान से उचित स्थान पर उचित मात्रा में वितरण करने की प्रक्रिया प्रचालन तंत्र कहलाती है। इसके तत्व होते हैं आदेश प्रक्रिया, फिर स्टॉक प्रबंधन, भंडारण, परिवहन, वस्तु को सुरक्षित रखना, पैकेजिंग व सूचना प्रबंधन। फिर उत्पाद जीवन चक्र से क्या आशय है? तो उत्पाद जीवन चक्र वह प्रक्रिया है जो उत्पाद को बाजार में पेश किए जाने के बाद से लेकर तब तक चलती है जब तक कि उत्पाद बाजार से हटा नहीं दिया जाता है। इसके चार प्रमुख चरण होते हैं। पहला, उत्पाद बाजार का परिचय, फिर वृद्धि, फिर परिपक्वता, फिर गिरावट। फिर ई विपणन को परिभाषित बताते हुए इनके प्रकार बताइए। तो इंटरनेट पर वस्तुओं व सेवाओं को संवर्धन करने की प्रक्रिया है जो कि प्रत्यक्ष विपणन का नवीनतम रूप है। प्रकार है इसके वीडियो तथा मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉग द्वारा मार्केटिंग। फिर है अल्पकालिक वित्त के किन्हीं चार स्रोतों के नाम लिखिए। तो ग्राहकों से अग्रिम, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट। शेयर बाजार के संदर्भ में तेजड़िए व मंदड़िए के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तेजड़िए वे आशावादी सट्टेबाज जो प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं तथा शेयर को इस आशा में खरीदते हैं कि भविष्य में शेयर को बेचने पर उच्च मूल्य प्राप्त होगा। यह शेयर बाजार में तेजी लाते हैं। फिर मंदड़िए वे निराशावादी सट्टेबाज जो प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी का पूर्वानुमान लगाकर लाभ कमाते हैं। इसके कारण शेयर बाजार में मंदी आती है। फिर बहुराष्ट्रीय निगमों को परिभाषित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत सहित अनेक देशों में व्यापार करती हैं। इनका मुख्यालय भी दूसरे देशों में भी होता है। इन कंपनियों को घरेलू कंपनियों से किस प्रकार विभेद किया जा सकता है? ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से जाना जाता है। यह कई देशों में व्यापार करती हैं तथा इनका मुख्यालय उस देश में होता है जहां इनकी उत्पत्ति हुई है। उदाहरण आईफोन, मर्सिडीज, ऑडी इत्यादि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें घरेलू कंपनियों से विभेद किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कई देशों में शाखाएं, कारखाने, कार्यालय। फिर है दूसरा, केंद्रीय नियंत्रण, इनका प्रबंधन मौलिक देश जहाँ मुख्यालय होता है वहाँ होता है। फिर आधुनिक तकनीक, पूंजीवर्धक व उत्पादक की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। फिर है उत्पाद नव प्रवर्तन, अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त शोध व विकास विभाग। फिर विशाल पूंजीगत साधन, तो विभिन्न वित्त स्रोतों से अत्यधिक मात्रा में पूंजी जुटाते हैं। फिर है विपणन रणनीतियां, तो आक्रमण रणनीतियों से इनके उत्पाद सुप्रसिद्ध होते हैं। ये कंपनियां विज्ञापन व विक्रय संवर्धन पर अत्यधिक व्यय करती हैं। फिर है वेलनेस प्रबंधन को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालिए। तो वेलनेस प्रबंधन सकारात्मक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें रोग व दुर्बलता के अभाव के साथ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व भावनात्मक आयामों को उत्प्रेरित किया जाता है। वेलनेस प्रबंधन के आयाम: शारीरिक वेलनेस, व्यायाम, जिसका विवरण है शारीरिक का। वेलनेस का व्यायाम, संतुलित भोजन, तनाव प्रबंधन, यौन स्वास्थ्य निवारक चिकित्सा इत्यादि। फिर सामाजिक वेलनेस, जिसमें सामाजिक नेटवर्क जो तनाव की स्थिति में राहत के साथ मार्गदर्शन उपलब्ध कराए। फिर वित्तीय वेलनेस, जो वित्तीय साधनों के भीतर रहकर भविष्य के लिए वित्त योजना बनाना। आध्यात्मिक वेलनेस, विश्वास, मूल्य, नैतिकता पर ध्यान केंद्रित कर समग्र कल्याण का हिस्सा बनना। पर्यावरण वेलनेस, अपने आसपास तथा वैश्विक पर्यावरण को साफ सुथरा बनाकर प्रदूषण मुक्त बनाना। भावनात्मक वेलनेस, तनाव के स्तर को नियंत्रित करना, कार्यालय के काम में शीर्ष रहना इत्यादि। और है बौद्धिक वेलनेस, तो बौद्धिक हितों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे जिज्ञासु रहकर नई चीजें सीखना, रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना। तो वेलनेस प्रबंध से अपन क्या बोलेंगे? सकारात्मक स्वास्थ्य की वह स्थिति जिसमें रोग व दुर्बलता के अभाव के साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व भावनात्मक आयामों को उत्प्रेरित किया जाता है। संज्ञानात्मक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है? तो संज्ञानात्मक अभिवृत्ति उपलब्ध सूचनाओं, विश्वास, ज्ञान, तथ्यों के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति एकमत निर्णय कर लेते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। फिर रचनात्मक संघर्ष को परिभाषित कीजिए। संघर्ष जब संगठन में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जहां महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर वाद विवाद होता है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं, नीतियों, कार्य पद्धतियों में वांछित सुधार होता है, तो इस प्रकार के संघर्ष को रचनात्मक संघर्ष कहते हैं। एक स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेटर की भूमिका क्या होती है? तो इंक्यूबेटर एक अभिभावक की तरह स्टार्टअप का सहयोग करता है, लालन पालन करता है, अनुभवी मार्गदर्शन पर उपलब्ध करवाता है, अन्य निवेशकों या व्यापारियों से संबंध स्थापित करवाता है, अनुभवी सलाह उपलब्ध करवाता है।
फिर नेतृत्व की शैली, सहभागी शैली की उपयोगिता बताइए। तो कार्य संतुष्टि व मनोबल उच्च स्तर का होता है। अधीनस्थों में निर्णय क्षमता का विकास होता है, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। यूनिकॉर्न कंपनी से क्या आशय है? ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसका बाजार मूल्य $1 बिलियन या इससे अधिक है। इसमें कंपनी की भविष्य की ग्रोथ की संभावना व बाजार की संभावना को शामिल किया जाता है। उस स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। फिर सामाजिक विपणन अवधारणा को परिभाषित कीजिए। तो वह अवधारणा जो ग्राहकों की संतुष्टि व संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज के हितों व कल्याण पर बल दे, वह सामाजिक विपणन अवधारणा है। प्राथमिक व द्वितीयक पूंजी बाजार में क्या अंतर है? तो ये पूंजी बाजार जहां पर नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार कहलाते हैं, जैसे आईपीओ। फिर द्वितीय बाजार, यहाँ बाजार जहां प्राथमिक बाजार की प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा व बेचा जाता है, वह द्वितीय बाजार कहलाते हैं। उदाहरण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई। फिर वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे स्रोत जो व्यवसाय को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए धन उपलब्ध करवाते हैं, दीर्घकालीन स्रोत कहलाते हैं, जैसे समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र। फिर अनुकूलतम पूंजी संरचना के गुण बताइए। अनुकूलतम पूंजी संरचना के गुण: न्यूनतम पूंजी की लागत, अंशधारियों को सर्वाधिक लाभ, न्यूनतम जोखिम, सरलता से उपलब्ध। फिर पूंजी की लागत को परिभाषित कीजिए। तो व्यवसाय की दृष्टि से व्यवसाय द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निवेशकों के धन का प्रयोग किया जाता है। इसके बदले में व्यवसाय द्वारा निवेशकों को चुकाई गई राशि पूंजी की लागत कहलाती है। फिर ई मार्केटिंग को परिभाषित कीजिए। यह इंटरनेट पर वस्तुओं व सेवाओं के संवर्धन करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रत्यक्ष विपणन का नवीनतम रूप है जो ई विपणन कहलाता है। फिर इंटर्नशिप क्या है? यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है जिसमें कार्मिक सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ वास्तविक कार्य दशाओं में भी प्रशिक्षित होता है। फिर अच्छी ब्रांडिंग की विशेषताएं बताइए। तो नाम छोटा व संक्षिप्त होना चाहिए, बोलने में आसानी होनी चाहिए। नाम, ब्रांड नेम विशिष्ट होना चाहिए, जैसे जी आई जियो। फिर सुझावात्मक नाम होना चाहिए। शैक्षणिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षिक प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों का कार्यकुशलता व प्रभावशीलता से उपयोग किया जाता है। हेल्थ केयर प्रबंध का उद्देश्य क्या है? हेल्थ केयर प्रबंध का उद्देश्य सकारात्मक कार्य वातावरण करवाना, जहां रोगियों का इलाज सबसे कुशल व लागत प्रभावी तरीके से किया जा सके। फिर नेतृत्व की स्थितिगत विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। स्थितिगत विचारधारा यह सिद्धांत मानना है कि नेतृत्व विभिन्न स्थितिगत बदलते कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए एक स्थिति से दूसरी स्थिति भिन्न होती है। अतः नेतृत्व की प्रभावशीलता तीन तत्वों पर निर्भर करती है: नेता या अनुयायी के संबंध पे, कार्य संरचना पे और नेता की पद स्थिति पे। ये तीनों तत्व अनुकूल हों तब नेतृत्व की प्रभावशीलता अधिकतम होती है। यदि यह तत्व प्रतिकूल हो तो नेतृत्व की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। फिर है व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है सांगठनिक कारक। संगठन की संरचना कैसी है? कठोर पद सोपान व्यवस्था है, आदेश की एकता है, या फिर निर्देश निर्देश की एकता। ठीक है। और फिर नेतृत्व लोकतांत्रिक मुक्त है, निरंकुश तंत्र है। प्रोत्साहन अवस्था प्रोत्साहन व्यवस्था जिसमें मौद्रिक व अमौद्रिक, प्रेरक, दंड, पुरस्कार। फिर कार्य से संबंधित व्यवहार जिसमें कार्य सरल प्रकृति के कार्य हैं, पसंद के कार्य हैं, या दल बदल के कार्य हैं। फिर मैस्लो का मानव आवश्यकता सोपान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो मैस्लो ने मानव की 5 आधारभूत आवश्यकता बताई हैं। इस विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करता है। कार्मिक की अधूरी आवश्यकता का पता करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो मैस्लो ने मानव की 5 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करता है। कार्मिकों की अधूरी आवश्यकता का पता करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे शारीरिक आवश्यकता, इसमें सांगठनिक आवश्यकता होती है मूल वेतन, और व्यक्तिगत होती है रोटी कपड़ा मकान। फिर होती है सुरक्षा, जिसमें आती है सांगठनिक में तो पेंशन, भविष्य निधि, और व्यक्तिगत में आती है शारीरिक व आर्थिक रूप से सुरक्षित।
यानी कि आय की स्थिरता। फिर सामाजिक आवश्यकता, जिसमें सांगठनिक में तो आती है सौहार्दपूर्ण वातावरण, और व्यक्तिगत में आती है प्रेम, स्नेह व मित्रता। फिर महत्वाकांक्षा व सम्मान की आवश्यकता, इसमें सांगठनिक में आती है पदोन्नति, विशेष दर्जा, और व्यक्तिगत में आती है समाज में परिस्थिति बनी रहे। फिर स्व पहचान व आत्मीय वास्तविकरण की आवश्यकता। तो संगठन के लिए तो होती है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति, और व्यक्तिगत होती है आकांक्षा की उपलब्धि। फिर आपूर्ति श्रृंखला के घटकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसके घटक हैं उत्पादक, कच्चे माल के उत्पाद में बदलता है उत्पादक। फिर आपूर्तिकर्ता, जो कच्चे माल की आपूर्ति करता है। फिर थोक विक्रेता, यह कंपनी को अधिक उत्पाद ऑर्डर देता है और कंपनी से उत्पाद को कम दामों में प्राप्त करने का प्रयास करता है, और फिर फुटकर विक्रेता को आपूर्ति कर देता है। फिर अगला होता है फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता से वस्तु खरीदकर अपना लाभ जोड़कर उपभोक्ता को बेच देता है। और फिर आता है उपभोक्ता, तो ग्राहक फुटकर विक्रेता से अपने आवश्यक उत्पाद को खरीदता है। तो आपूर्ति श्रृंखला के घटक कौन कौन हो गए? उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता, और फुटकर विक्रेता, और उपभोक्ता। फिर अब आयुष चिकित्सा पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद वात, कफ और पित्त पर आधारित है। योग कर्म, भक्ति, ज्ञान, व्यायाम पर आधारित है। यूनानी यूनानी चिकित्सा में भी आयुर्वेद के समान ही है, यूनानी चिकित्सा भी आयुर्वेद के समान ही है। फिर सिद्धि, तो इस पद्धति में हजारों कच्ची औषधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर है होम्योपैथी, तो प्राकृतिक चिकित्सा की एक प्रणाली है। यह मानता है कि बीमारी होने पर व्यक्ति का मन है, शरीर, आत्मा प्रभावित होता है, और इसलिए पूरे व्यक्ति का इलाज करना चाहिए। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कौन कौन हो गए? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। फिर विदेशी संस्थागत निवेश को विस्तार से परिभाषित कीजिए। विदेशी संस्थागत निवेश मुख्य रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का भाग है। यह विदेशी निवेश की सीमा 10% है और निवेशकों का प्रबंधन में कोई अधिकार नहीं होता। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। इसका अर्थ है विदेशी निवेशक द्वारा शेयर बाजार में निवेश किया गया है। फिर एफपीआई दो प्रकार के होते हैं। योग्य विदेशी निवेशक, जो विदेशी नागरिक भारतीय शेयर बाजार में व्यक्तिगत स्तर पर निवेश करते हैं। फिर होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, जो विदेशी म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निवेश, पेंशन फंड, हेज फंड, विदेशी म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निवेश, पेंशन फंड, हेज फंड आदि भारतीय शेयर बाजार में निवेश के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स के लाभ बताइए। तो मध्यस्थ का विलोप हो जाता है, समय सीमा का प्रावधान नहीं, कम समय, उचित कीमत में सेवाओं की आपूर्ति, कमीशन व स्थानीय शुल्क से मुक्ति, नए उपभोक्ताओं को निर्णय लेने में पुराने उपभोक्ताओं की समीक्षात्मक टिप्पणी सहायता देती है, पर्यावरण संरक्षण व भ्रष्टाचार रोकने में सहायक। फिर बैंकिंग संस्थान गैर बैंकिंग संस्थान से किस प्रकार भिन्न है? तो आधार, पहले मांग जमा, बैंकिंग वाले लेते हैं, गैर बैंकिंग वाले नहीं लेते। फिर है चेक आहरण, तो बैंकिंग जारी कर सकते हैं, गैर बैंकिंग नहीं कर सकते। बीमा सुविधा, तो बैंकरों के लिए जमा उपलब्ध है और एनबीएफसी जमा पर उपलब्ध नहीं है, क्या बीमा सुविधा। फिर आधार, तो इसमें नियमन के लिए अधिनियम, तो बैंकिंग रेगुलेट होती है बैंकिंग नियम एक्ट 1949 से, और गैर बैंकिंग होती है भारतीय कंपनी एक्ट 1956। फिर जमा अवधि, तो बैंकिंग शॉर्ट टर्म जमा कर सकते हैं, गैर बैंकिंग शॉर्ट टर्म जमा नहीं लेते, ये 12 माह से नीचे नहीं जमा करते। फिर सीआरआर, तो बैंकिंग सीआरआर आवश्यक है और गैर बैंकिंग में आवश्यकता नहीं है। फिर है अगली है कौन सी? तो अगला है चेस्टर बेनार्ड के अनुसार नेतृत्व के किस किस पर निर्भर करता है? तो नेतृत्व 3 चीजों पर निर्भर करता है: नेता, उसके गुण व व्यवहार पर; अधीनस्थ अनुयायी पर, उनकी योग्यता व क्षमता पर; फिर परिस्थिति पर, जो संबंध व अन्य कारक जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पर। तो 3 चीज हो गई कौन सी? नेता, अधीनस्थ अनुयायी और परिस्थिति। तो नेता के तो हो गए गुण व्यवहार, अधीनस्थ की हो गई योग्यता व क्षमता, और परिस्थिति जैसे कि राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक। फिर संधारणीय विपणन से क्या आशय है? तो विपणन का वह प्रकार जो उन उत्पाद, सेवाओं और विचारों को बढ़ावा देता है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, अर्थात आसपास के वातावरण में सामाजिक पहलू को सम्मान करते हैं। फिर एंजल निवेशक को परिभाषित कीजिए। तो वे व्यक्ति हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है तथा वे आने वाले स्टार्टअप में निवेश करने की इच्छा रखते हैं। वे पूंजी के साथ अनुभवी परामर्श भी उपलब्ध कराते हैं।
फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के उद्देश्य बताइए। तो लागत में कमी, लाभ में वृद्धि, सही उत्पाद की सही समय सही स्थान पर उपलब्धता, ग्राहक ग्राहक उपभोक्ता का विशेष ध्यान रखना। फिर एक व्यवसाय से निर्णय में किस प्रकार की नैतिकता अपेक्षित होती है? उपभोक्ता को उत्पाद व सेवा के बारे में सही जानकारी देना, उपभोक्ता को वस्तु व सेवा के चयन में स्वतंत्रता और गुणवत्ता युक्त वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध करवाना। फिर है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश से किस प्रकार भिन्न है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सीमा 10% से अधिक होती है और विदेशी संस्थागत निवेश में 10% से कम होती है। फिर प्रबंधन में अधिकार, जिसमें एफडीआई निवेश के अनुपात में प्रबंधन में अधिकार होता है और विदेशी संस्थागत निवेश में प्रबंधन में कोई अधिकार नहीं होता। फिर समय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में दीर्घकालीन होता है और विदेशी संस्थागत निवेश में अल्पकालीन। फिर प्रगति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्थायी होती है और विदेशी संस्थागत निवेश की अस्थायी। निवेश की प्रगति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्य देश की उत्पादकता संपत्तियों में निवेश करते हैं, पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्य देश की उत्पादक संपत्तियों में निवेश करते हैं, पर विदेशी संस्थागत निवेश अन्य देश की वित्तीय संपत्तियों में निवेश, जैसे कि बॉन्ड व स्टॉक में। फिर टीम व समूह में अंतर। तो टीम में सदस्य संख्या कम होती है, समूह में किसी भी आकार का हो सकता है। फिर टीम कार्य निष्पादन व्यक्तिगत व सामूहिक होती है, पर समूह में केवल व्यक्तिगत होती है। फिर टीम में लक्ष्य निर्धारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, पर समूह में लक्ष्य का निर्धारण प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। फिर टीम में जवाबदेहिता व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर होती है, पर समूह में सदस्यों की व्यक्तिगत जवाबदेहिता होती है। टीम में सहक्रिया सकारात्मक होती है, पर समूह में नकारात्मक होती है। टीम में कौशल संपूरक होता है, पर समूह में आकस्मिक एवं भिन्न होता है। फिर अगला है, तो समतांशों की विशेषता बताइए। तो व्यापार के वास्तविक मालिक कंपनी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय अंशधारियों की सभा में मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और मतदान का अधिकार केवल समतांश के धारियों के पास होता है। निर्णय शक्ति होने के कारण इन्हें व्यापार का असली मालिक कहा जाता है। फिर कंपनी के समान जीवन काल। तो समतांश धारियों की पूंजी वापसी केवल कंपनी के समापन के समय ही मिलती है, अर्थात उनकी आयु कंपनी के समान ही होती है। फिर मतदान का अधिकार होता है, नियुक्ति का अधिकार होता है, असीमित लाभांश होता है, जिसमें पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद शेष बचे संपूर्ण लाभ पर समतांशधारियों का अधिकार होता है। प्रतिभूति बाजार में विक्रिया संभव, अत्यधिक तरल होते हैं ये। फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण में कोष प्रवाह विश्लेषण की तकनीक को बताइए। तो ये तो अपन को अलग आ गया। फिर किसी संगठन में सामाजिक लेखांकन, ये भी नहीं है। अगला, तो लॉजिस्टिक क्या है? इसके मुख्य कार्य क्या है? लॉजिस्टिक स्रोत से गंतव्य तक जटिल आपूर्ति श्रृंखला संचालन के प्रबंधन और निगरानी की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें इसके कार्य हैं। पहला, मांग प्रसंस्करण, सामग्री प्रबंधन, सूची प्रबंधन, गोदाम प्रबंधन, फिर परिवहन, पैकेजिंग व लेबलिंग और सूचना नियंत्रण। तो ये है लॉजिस्टिक के कार्य। अगला है, व्यवसायिक नैतिकता और इसके किन्हीं 3 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। तो व्यावसायिक नैतिकता वे सिद्धांत, नीतियां व मूल्य हैं जो व्यवसाय व ऐसी गतिविधियों में संबंधित लोगों के प्रदर्शन के तरीकों को नियंत्रित करती है। व्यावसायिक नैतिकता के मूल सिद्धांत: जवाबदेही, व्यवसायिक संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर पारदर्शिता, औपचारिक चैनलों के माध्यम से उचित संचार। फिर समावेश, तो निर्णय लेने में सभी की भागीदारी। नेतृत्व, आदेश की श्रृंखला और नियंत्रण का कठोर स्पैम। फिर पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जिसमें पर्यावरण जलवायु पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की पहचान एवं पहल। फिर दीर्घकालिक वित्त स्रोत और उसके उपकरणों की व्याख्या करें। तो दीर्घकालिक वित्त स्रोत वे स्रोत जहाँ लंबी अवधि के लिए धन जुटाया जाता है, आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक। उपकरण होते हैं बॉन्ड, इक्विटी, सावधि ऋण, उद्यम पूंजी और आंतरिक साज सज्जा। फिर अगला है कौन सा? भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के तत्वों का उल्लेख करें। तो प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आते हैं 3: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम।
तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आते हैं आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय औषधालय। फिर आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें आते हैं ग्रामीण अस्पताल और सामुदायिक केंद्र। फिर आते हैं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएं। फिर व्यक्तिगत व्यवहार के 5 महत्वपूर्ण मॉडलों के नाम बताइए। तो व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल: तर्कसंगत आदमी, सामाजिक आदमी, आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति, फिर संगठनात्मक आदमी और जटिल आदमी। फिर संघर्ष प्रबंधन को परिभाषित करें और इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो संघर्ष प्रबंधन के प्रकार, तो जो लक्ष्य प्राप्ति का महत्व, जिनमें क्या होता है उच्च, वो होते हैं प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे की कीमत पर जीतता है, एक दल दूसरे की कीमत पर जीतता है और हमें प्रतिस्पर्धा करना। फिर सहयोग, जीत की स्थिति, समझौता, दोनों पार्टियों कुछ हासिल करते हैं और कुछ खो देते हैं। फिर बचना, एक या दोनों पक्ष विवादों को दबाना चाहते हैं। और आवास, एक पक्ष विजयी भावना को दबा देता है। फिर दायरा, उद्यम पूंजी व एंजल निवेशकों की अंतर लिखिए। तो निवेश चरण, प्रारंभिक निवेश के पश्चात के चरण या विस्तार चरण में उद्यम पूंजी। फिर एंजल, प्रारंभिक बीज रोपण या नवजात अवस्था में। तो उद्यम पूंजी प्रारंभिक निवेश के पश्चात के चरण या विस्तार के चरण में आती है, और एंजल तो प्रारंभिक बीजारोपण व नवजात अवस्था में ही आते हैं। फिर निवेश का दृष्टिकोण होता है उद्यम पूंजीपतियों का एकत्रित धन का प्रबंधन, और एंजल निवेशक का होता है समय के पैसों का योगदान। फिर भूमिका, तो उद्यम पूंजीपति स्टार्टअप नीतियों में सक्रिय भागीदारी लेते हैं, पर एंजल निवेशक स्टार्टअप के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र शासन देते हैं। फिर उद्यम पूंजीपति निवेश साधन अधिमान्य शेयर से करते हैं, और एंजल निवेशक सामान्य इक्विटी शेयर। फिर उद्यम पूंजीपतियों को निवेश पर प्रतिफल निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है, और एंजल निवेशक एक कारक के रूप में पहचान है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। फिर अगला है कौन सा, विपणन प्रबंधन की अवधारणा क्या है। तो विपणन प्रबंधन, इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता की इच्छा व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पाद निर्मित करना चाहिए, अतः उपभोक्ता की संतुष्टि पर केंद्रित होकर एक ग्राहक प्रधान अवधारणा है। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्पादन, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और ग्राहक। फिर इंक्यूबेटर स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद करता है, कैसे। तो तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा के, कार्यस्थल व कार्यालय उपलब्ध करवा के, तकनीकी व प्रबंधकीय क्षेत्र में सहयोग करके, प्रभावी व्यवसायिक योजना के निर्माण में और बाजार विषय संबंधित। फिर व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें होता है व्यक्तिगत, जिसमें बहिर्मुखी, परिपक्व और विनम्र व्यक्ति होता है। फिर अनुभूति नकारात्मक व सकारात्मक हो सकती है। अभिवृत्ति, अनुकूल व प्रतिकूल मूल्यांकन होती है। और मूल्य आचरण के मानक होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या होते हैं, व्यक्तित्व, अनुभूति, अभिवृत्ति और मूल्य। फिर शेयर बाजार के संदर्भ में स्टॉक से क्या तात्पर्य है। तो स्टॉक वह निवेशक है जिनके द्वारा प्राथमिक बाजार में निवेश किया जाता है। पारंपरिक व्यवसाय व एवं ई व्यवसाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर का आधार, स्थापना, पारंपरिक की कठिन है और ई व्यवसाय की सरल है। फिर अंतर का आधार, स्थापना के लिए आवश्यकता, कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पाद के लिए बाजार की संभावना, ई व्यवसाय में कुछ नहीं। फिर ग्राहक से संपर्क, तो पारंपरिक व्यवसाय मध्यस्थों के द्वारा और ई व्यवसाय में प्रत्यक्ष। फिर संचार की प्रकृति, पारंपरिक व्यवसाय में अधिक होती है और ई व्यवसाय में तुरंत होती है। संगठनात्मक ढांचा, तो पारंपरिक व्यवसाय में पद सोपानी व्यवस्था के कारण ऊर्ध्वाधर और लंबा होता है, फिर ई व्यवसाय में समतल होता है। फिर अंतर व्यक्तिगत स्पर्श के अवसर, तो पारंपरिक व्यवसाय में बहुत अधिक होते हैं और ई व्यवसाय में कम। फिर मानव संसाधन, तो पारंपरिक व्यवसाय में अर्ध कुशल या अकुशल भी चलते हैं, पर ई व्यवसाय में तकनीकी रूप से योग्य ही होते हैं। फिर लेन देन की जोखिम, तो पारंपरिक व्यवसाय में आमने सामने संपर्क, लेन देन होने का कम जोखिम, पर ई व्यवसाय में अधिक दूरी व पहचान न होने के कारण जोखिम ज्यादा। फिर पारंपरिक व्यवसाय में वैश्वीकरण में आसानी कम होती है, और ई व्यवसाय में वैश्वीकरण बहुत अधिक, क्योंकि साइबर क्षेत्र सीमा विहीन है। फिर कार्य पर प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकारों का प्रकाश डालिए। तो होता है पहला प्रशिक्षुता,
प्रशिक्षक के माध्यम से नए कार्मिकों को मार्गदर्शित किया जाता है, जिसमें बिजली का काम करने वाले प्लम्बर, इसके कार्य, सैद्धांतिक, व्यवहारिक दोनों पक्षों की जानकारी दी जाती है। तो इसमें कार्य के सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्षों की जानकारी दी जाती है। फिर कार्य बदलाव, तो एक कार्मिक को एक कार्य स्थान से दूसरे कार्य स्थान पर भेजा जाता है। फिर इंटर्नशिप, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है, अन्य कार्यों को भी सीख सके और संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। फिर है इंटर्नशिप, इसमें कार्मिकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक वास्तविक कार्य दिशाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। फिर अभिविन्यास ओरिएंटेशन, तो जब कोई नया कार्मिक कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे कंपनी और उसके जॉब के बारे में मोटी-मोटी जानकारी दी जाती है, जिससे वह कंपनी के उद्देश्य, वातावरण व कार्मिकों के साथ समायोजित हो सके।